फ्रेंड्स, मैं अक्षय कपूर। आज जो है वो हम नॉर्मैलिटी के बारे में करेंगे। कल मैंने आपको जो है वो मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में बताया था कि मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। एंड मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो आज जो है वो हम नॉर्मैलिटी के बारे में करेंगे। किसके बारे में करेंगे? नॉर्मैलिटी के बारे में करेंगे। तो बच्चों, नॉर्मैलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ध्यान से देखिए, ये नई चीज आ रही है, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आ रही है? ग्राम इक्विवेलेंट। पहले आप नंबर ऑफ मोल्स के बारे में करा करते थे, अब क्या आ रही है हमारे पास? ग्राम इक्विवेलेंट की बात आ रही है। इट इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। किसमें? पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। बच्चों, अगर आपका सोल्यूशन जो है वो लीटर में है तो आपके पास यहाँ पे ओनली वॉल्यूम आएगा इन लीटर। अगर आपका जो है वॉल्यूम जो है वो मिली लीटर में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब बच्चों, ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बताता हूं कि आप इस ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकालोगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास। गिवन मास आपको क्वेश्चन में दिया होता है और इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास जो है वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं। गिवन मास को W से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इक्विवेलेंट मास को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? EM। E फॉर इक्विवेलेंट, M फॉर मास। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये इक्विवेलेंट मास भी फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि एन फैक्टर क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम एन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए आपको बोला जाता है कि CO2 का मोलर मास निकालो, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है? वो 12 होता है प्लस। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो ये आ गया 12 प्लस दैट इज 32। तो ये आ गया आपका कितना? 44। इस तरह से आप जो है वो मोलर मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब आप देखिए, इक्विवेलेंट मास आपके पास आ गया दैट इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इसको आप जो इक्वेशन 3 को यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा दैट इज पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो ये आ गया इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, W इंटू एन फैक्टर अपॉन M नोट। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। कितनी आ गई? इक्वेशन नंबर 4। अब आप जो है सब्स्टिट्यूट करोगे 4 की वैल्यू इन इक्वेशन 1, क्योंकि अब आपका जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट निकल चुका है। ग्राम इक्विवेलेंट का यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? दैट इज W इंटू एन फैक्टर अपॉन M नोट जो है वो आपकी ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू है, साथ में आपका वॉल्यूम आ गया। तो बच्चों, ये जो है ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास इंटू एन फैक्टर अपॉन मोलर मास इंटू V लीटर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। जो एन फैक्टर था आपका फॉर्मूले में, उसको आप किस। नेक्स्ट है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर कि आप एन फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे करोगे। मैंने आपको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बताया। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर अपॉन क्या होता है? दैट इज वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी का। ठीक है, अब हम जो है ये एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो बताता हूं मैं। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि एसिड के केस में जो है वो एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो एसिड के केस में एन फैक्टर निकाला जाता है कि वो एसिड कितने H पॉजिटिव आयन देता है जब उसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है। दैट इज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिवन बाय एन एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इट्स एन फैक्टर। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, HCl को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो H पॉजिटिव प्लस Cl दे रहा है। कितने H दे रहा है? 1 दे रहा है, तो एन फैक्टर कितना होगा? 1। H2SO4 को डिसॉल्व कर रहा हूं
तो ये कितना देता है 2H पॉजिटिव देता है प्लस SO4 2 नेगेटिव देता है, तो एन फैक्टर कितना आया 2, दैट इज। फिर उसी तरह एसिटिक एसिड को पानी में डिजोल्व करता हूँ, ये भी एक H पॉजिटिव देता है, तो एन फैक्टर आ गया 1। लेकिन बच्चों ध्यान से याद रखना कि एन फैक्टर की वैल्यू डिपेंड करती है रिएक्शन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे H2SO4 की अगर रिएक्शन है H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, तो एन फैक्टर कितना है? एक H पॉजिटिव दे रहा है तो 1 होगा। अगर H2SO4 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव दे रहा है तो एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। ये बच्चों आपने ध्यान से याद रखना है, क्योंकि नीट के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन जो है घुमा के डाले जाते हैं और आप H2SO4 करके करते हो 2 करके आते हो एन फैक्टर। उसी तरह हमारे पास सेकंड आता है, दैट इज इन केस ऑफ बेसिस। बेसिस के केस में एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? तो एसिड में H पॉजिटिव जितने थे उतने एन फैक्टर की वैल्यू होगी। तो बेसिस में दिखती बात है कि OH नेगेटिव आयन जितने होंगे एक्वा सोल्यूशन में उतने ही उसके एन फैक्टर की वैल्यू होगी। जैसे नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन्स बाय एसिड्स इन एक्वा सोल्यूशन इज कॉल्ड एज इट्स एन फैक्टर। जैसे NaOH एक OH देता है तो इसका एन फैक्टर 1 हुआ। COH ट्वाइस कितने OH देते हैं? 2 देते हैं, तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ? 2 हुआ। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है एन फैक्टर इन केसेस ऑफ साल्ट। अगर आपके पास जो है वो किसी साल्ट की नॉर्मेलिटी निकालनी है तो आपके एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? तो उस साल्ट के डिसोशिएट करने पे जो है कितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का या नेगेटिव चार्ज का आता है, दैट इज द एन फैक्टर ऑफ दैट साल्ट। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल में हमारे पास आ गया Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को जब हम जो है पानी में डालेंगे तो वो डिसोशिएट करता है 2Na पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। तो ये 2 नेगेटिव जो है इसके नेगेटिव चार्ज का जो है मैग्नीट्यूड है और 2 पॉजिटिव जो है वो इसके पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो एन फैक्टर कितना आएगा? 2। आप किसी भी एक को ले सकते हो, या तो पॉजिटिव को ले लो या तो नेगेटिव को, दोनों इक्वल होते हैं। Na पॉजिटिव Cl तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, एन फैक्टर की वैल्यू 1 आ गई। Al2SO4 3, तो Al2 जो है वो 2Al प्लस 3 में डिसोशिएट करता है और SO4 2 नेगेटिव 3SO4 2 नेगेटिव में करता है। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ? 3 2 जा 6, मतलब यहाँ पे भी कितना हुआ? 3 2 जा 6, मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज है और 6 ही नेगेटिव चार्ज। तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। मतलब कि आपको जो है इसके जो आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है वो कैसे? एन फैक्टर की वैल्यू इस तरह से निकाल के आपको करना है, ठीक है। दैट इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज एन फैक्टर इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है तो एन फैक्टर की वैल्यू कैसे आएगी? तो एन फैक्टर की वैल्यू आएगी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग दैट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं KMnO4। KMnO4 में हमारे पास, ठीक है, K की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, मैग्नीज Mn की +7 और O4 की -2, ठीक है। अब इसको जब हम एसिड में डालते हैं एसिडिक सोल्यूशन में तो ये कन्वर्ट होता है Mn+2 में, मतलब +7 से +2 में गया, कितने का इलेक्ट्रॉन का वो हुआ चेंज आया? दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया एन फैक्टर इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह हम जो है इसको जब बेसिक मीडियम में डालेंगे तो बेसिक मीडियम में ये क्या देगा? K2MnO4, जिसमें Mn की ऑक्सीडेशन कितनी होगी? +6। तो ये कितना कन्वर्ट हुआ? दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो एन फैक्टर की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन आएगी। जब इसको हम न्यूट्रल सोल्यूशन में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो ये देगा MnO2 नेगेटिव, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +4। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन्स का। दैट मीन्स कि एन फैक्टर की वैल्यू इसके लिए कितनी आएगी? 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक KMnO4 जो है इसकी अलग अलग एन फैक्टर की वैल्यू आ रही है इन एसिडिक सोल्यूशन, इन बेसिक सोल्यूशन एंड न्यूट्रल मीडियम। इस तरह से बच्चों आप जो है किसी एसिड, बेस, साल्ट और किसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का एन फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशनशिप है? कई बार नीट के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि आपको किसी कंपाउंड की मोलैरिटी दे रखी होती है और उसका फॉर्मूला दे रखा होता है, तो आपको क्या निकालना होता है? आपको उसका जो है नॉर्मेलिटी निकालना है। तो मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाती है ये मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला डेफिनेशन होती है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। फिर इसमें पुट करेंगे तो दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर आ गया। ये आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ गया। तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले आप देखो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, ये आ गया मोल्स,
ठीक है, और ये आ गया वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। तो हमारे पास ये आ गया दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी, किसके बराबर आ गया, मोलैरिटी के बराबर आ गया। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये बच्चों आपने ध्यान से याद रखना है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये बच्चों ध्यान से लिख लीजिएगा आप। नेक्स्ट जो है बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है फॉर्मेलिटी। ये जो है वो आपके ज़्यादा सिलेबस में है भी नहीं और ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती है, बस आपको इतना याद रखना है कि फॉर्मेलिटी क्या होती है। इट इज़ द नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज फॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो पीपीएम नेक्स्ट आता है, पीपीएम दैट इज पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन क्या होता है बच्चों, कि इट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट इन पर मिलियन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज ppm of A is equal to मास ऑफ द कंपोनेंट जिसका निकाल रहे हैं दैट इज A, ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, ठीक है। तो इससे आप जो है ppm भी निकाल सकते हैं किसी कंपोनेंट की। थैंक यू बच्चों, कल जो है वो हम हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे।